नमस्ते दोस्तों, एचके एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 भूगोल के अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संरक्षण का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय हमें हमारी पृथ्वी के अमूल्य संसाधनों वनों और वन्यजीवों के महत्व से परिचित कराता है। हम इसमें वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों जैसे संकटग्रस्त स्थानिक और स्थानिक प्रजातियों के बारे में जानेंगे। साथ ही हम वन्यजीव संरक्षण के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों, वन्यजीव अधिनियमों और संरक्षण के लिए कार्यरत संस्थाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। यह अध्ययन आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में वनस्पतिजात और प्राणीजात। भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की कुल ज्ञात प्रजातियों का लगभग 8%, लगभग 16 लाख हिस्सा पाया जाता है। अनुमान है कि भारत में 10% वन्य वनस्पतिजात और 20% स्तनधारी प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। इनमें से कई प्रजातियां अत्यंत संवेदनशील स्थिति में हैं और विलुप्ति के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल आदि शामिल हैं। प्रजातियों का वर्गीकरण। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के अनुसार प्रजातियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. सामान्य प्रजातियां। वे प्रजातियां जिनकी संख्या उनके अस्तित्व के लिए पर्याप्त मानी जाती है, जैसे साल वृक्ष, चीड़ वृक्ष, कृंतक, चूहे आदि और अन्य सामान्य पशु। 2. संकटग्रस्त प्रजातियां। ऐसी प्रजातियां जिनके विलुप्त होने का खतरा है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। 3. सुभेद्य प्रजातियां। ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कारकों को नहीं रोका गया तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। उदाहरण नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन। 4. दुर्लभ प्रजातियां। इन प्रजातियों की संख्या अत्यंत कम है। यदि इन्हें प्रभावित करने वाले प्रतिकूल कारकों को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। 5. स्थानिक प्रजातियां। ये प्रजातियां केवल किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं और प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से बंधी होती हैं। उदाहरण अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल प्रदेश का मिथुन। 6. विलुप्त प्रजातियां। ये वे प्रजातियां हैं जो उनके प्राकृतिक आवासों में खोजने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। उदाहरण एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख। वनस्पतिजात और प्राणीजात के क्षरण के कारण मनुष्य प्रकृति के संसाधनों का अत्यधिक दोहन करता है। वनों और वन्यजीवन से लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, औषधियां, भोजन, ईंधन, चारा और खाद जैसे संसाधन प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया ने वनों और वन्यजीवन को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। वनस्पतिजात और प्राणीजात के क्षरण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। बड़ी विकास परियोजनाएं, स्थानांतरित खेती, झूम खेती, खनन, पशुचारण और ईंधन की अत्यधिक मांग, जनसंख्या वृद्धि, जैव विविधता को कम करने वाले अन्य कारक, वन्यजीवों के आवासों का विनाश, जंगली जानवरों का शिकार, पर्यावरण प्रदूषण, विषाक्त पदार्थों का उपयोग, जंगलों में आग लगना। दावानल। भारत में वन और वन्यजीवन का संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता बनी रहती है और हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा संरक्षित रहते हैं। पर्यावरणविदों की मांग पर 1972 में भारतीय वन्यजीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। इसमें वन्यजीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए कई प्रावधान शामिल थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना, शिकार पर प्रतिबंध लगाना, वन्यजीव आवासों का कानूनी संरक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाना था। केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किए। केंद्र सरकार ने विशेष रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं शुरू की। इनमें बाघ, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, हंगुर, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, एशियाई शेर आदि शामिल हैं। 1973 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसका उद्देश्य बाघ जैसी संकटग्रस्त प्रजाति को बचाना था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भरिंगों और एक ड्रैगनफ्लाई को संरक्षित प्रजातियों में शामिल किया गया। 1991 में पहली बार पौधों की 6 प्रजातियों को भी इस सूची में जोड़ा गया। वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। भारत में अधिकांश वन और वन्यजीव प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनका प्रबंधन वन विभाग या अन्य संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है। वनों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। 1. आरक्षित वन। ये वन और वन्यजीव संरक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देश के आधे से अधिक वन क्षेत्र को आरक्षित घोषित किया गया है। 2. रक्षित वन। इन वनों को और अधिक क्षति से बचाने के लिए संरक्षित किया जाता है। देश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा रक्षित वनों के अंतर्गत आता है। 3. अवर्गीकृत वन। ये वे वन और बंजर भूमि हैं जो सरकार, व्यक्तियों या समुदायों के स्वामित्व में होते हैं। समुदाय और संरक्षण। भारत में कुछ मानव समुदाय वनों को अपना आवास मानते हैं।
कुछ क्षेत्रों में स्थानीय समुदाय अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों का संरक्षण करते हैं। राजस्थान के सरिस्का बाघ अभयारण्य में स्थानीय लोग खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन ने कई क्षेत्रों में वनों की कटाई रोकने में सफलता प्राप्त की। इस आंदोलन ने यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की प्रजातियों का उपयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान सफल हो सकता है। टिहरी में बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य ने यह सिद्ध किया कि रासायनिक उर्वरकों के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यावहारिक कृषि संभव है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFM कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई। उड़ीसा राज्य ने इस कार्यक्रम का पहला प्रस्ताव पारित किया। इसके अंतर्गत क्षरित वनों के संरक्षण के लिए ग्रामीण समुदायों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच साझेदारी बनाई जाती है। तो दोस्तों, इस अध्याय में हमने वन्य जीवन और उसके संरक्षण के बारे में विस्तार से पढ़ा। हमने विभिन्न प्रजातियों, उनके संरक्षण के प्रयासों और संबंधित संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। ये जानकारी परीक्षा के लिए अत्यंत लाभदायक है। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।